नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 11 भारत की न्यायपालिका। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में जो है हमें भारत की जो न्यायपालिका है वह किस प्रकार के है, किस तरह से है, कितने स्तर पर कार्यरत है, किस प्रकार से कार्य होता है, उस सब के विषय में हमें यहाँ पे जानकारी दी गई है जो हम इस पाठ में जानेंगे। संघ सरकार के दो अंगों विधायिका तथा कार्यपालिका का अध्ययन करने के बाद अब हम उसके तीसरे स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुग्रथित ऐसे विशिष्ट अंग न्यायपालिका के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारत की संघीय शासन व्यवस्था में पूरे देश में सीढ़ीनुमा यानी कि सोपानबद्ध, सुग्रथित तथा एक सूत्रीय न्याय पद्धति है। भारत की न्यायपालिका की रचना सुग्रथित पिरामिड आकार की दिखाई देती है। हमारे देश में एकल न्यायतंत्र की रचना की गई है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था में जो है पूरे देश में सीढ़ीनुमा जो है वह एक सूत्रीय न्याय पद्धति जो है वह अपनाई गई है और भारत के न्यायपालिका की रचना जो है वह सुग्रथित पिरामिड की तरह दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सबसे ऊपर जो है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे उच्च न्यायालय तथा ट्रिब्यूनल जो कि हम हाई कोर्ट कहते हैं। यह जो है गुजरात यानी कि जो अपना स्टेट होता है, राज्य जो है उस राज्य स्तर पे यह न्यायपालिका होती है। उसके बाद जिला न्यायालय प्लस अधीनस्थ न्यायालय। तो जो जिले स्तर पर न्यायालय होती है जो कार्यरत होती है तो उसे हम जिला न्यायालय प्लस उसके अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उन सब के विषय में बताया जाता है। और उसके बाद में बताया है कि सबसे निचले स्तर पर जो है ट्रायल कोर्ट तथा विशिष्ट न्यायालय होते हैं, जिसके अनुसार सबसे ऊपर देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होती है। मध्य में राज्यों के उच्च न्यायालय तथा उनके अधीन जिला न्यायालय तथा तालुका व अन्य अधीनस्थ न्यायालय तथा उसके अधीन विशिष्ट न्यायालय, ट्रायल कोर्ट तथा अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाई गई ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे हमें यह समझाया गया है कि हमारे जो देश के स्तर पर जो सबसे ऊपर के स्तर पर कार्यरत होती है वह सर्वोच्च न्यायालय होती है, जो कि पूरे देश में जो है कार्यरत होती है। उसके बाद जो मध्य में राज्यों के लिए जो होती है वह जो है उच्च न्यायालय होती है। उसके बाद जिला स्तर पर जो है जिला न्यायालय तथा उसके अधीन में जो है यहाँ पे ट्रायल कोर्ट तथा विशिष्ट न्यायालय होते हैं। उसके बाद आगे हमें न्यायालय का महत्व बताया गया है। भारत में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और देखभाल के लिए तथा केंद्र और राज्य के बीच अथवा राज्य के बीच कार्य विभाजन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संविधान के लिए किए गए प्रावधानों के अनुसार विवादों का समाधान करने के लिए संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के नागरिकों के जो अधिकार है उनकी सुरक्षा तथा उनकी देखभाल करने के लिए कि किसी के भी अधिकार का हनन न हो तथा जो है इसके लिए जो है केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच में जो है राज्य के कार्य विभाजन के लिए जो है विवाद उत्पन्न होता है कि कौन सा राज्य जो है किस प्रकार की न्यायपालिका वगैरह की व्यवस्था करे। इसके लिए जो है इन सभी प्रावधानों को जो है ध्यान में रखकर इन विवादों के समाधान के लिए जो है संघीय शासन व्यवस्था में जो है तटस्थ तथा न्यायपालिका जो निष्पक्ष है उनकी आवश्यकता यहाँ पे होती है कि जिससे जो है राज्यों के बीच जो विवाद वगैरह है वह उत्पन्न ना हो तथा लोगों के अधिकारों की जो है सुरक्षा हो, देखभाल हो तथा प्रत्येक नागरिक को जो है यहाँ पे न्याय प्राप्त हो। संविधान की सर्वोपरिता पर कोई प्रभाव न दिखाई पड़े, इसके लिए किसी भी जो है कानून की धारा, कलम अथवा उसमें किए गए प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान का अर्थघटन करने के लिए न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन न हो, इसकी जांच के लिए देश में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ तथा निर्भीक न्यायपालिका लोकतंत्र की आधारशिला है। न्यायिक प्रक्रिया में क्षति या विलंब न हो, सभी नागरिकों को त्वरित, सस्ता तथा सामान्य न्याय प्राप्त हो तो संविधान के उद्देश्य सिद्ध हो। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संविधान की सर्वोपरिता जो है कि हमारे संविधान में जो है न्याय को सर्वोपरिता दी गई है। तो सर्वोपरिता पर कोई प्रभाव न हो, इसके लिए जो है किसी भी कानून यानी कि धारा, कलम जो है उसमें किए गए प्रावधान संविधान के साथ जो है वह सुसंगत है या नहीं,
इसकी जांच के लिए संविधान का अर्थघटन करने के लिए न्यायपालिका जो है वह एक महत्वपूर्ण अंग है कि यदि कोई कानून बनाया गया है, कोई नई धारा कलम जो है वह बनाई गई है, तो वह जो है हमारे संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं, वह हमारे संविधान के विरुद्ध में तो नहीं है। इसकी जांच करने के लिए जो है न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा जो है संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो, उसके बाद में देश में जो है स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निर्भीक न्यायपालिका लोकतंत्र की जो है आवश्यकता यहाँ पे है। आगे हमें बताया कि न्यायिक प्रक्रिया में जो है यहाँ पे क्षति या विलंब ना हो, कि लोगों के जो है यहाँ पे उनके अधिकारों वगैरह का हनन ना हो, किसी के भी साथ अन्याय ना हो, सभी नागरिकों को जो है त्वरित यानी कि जो है जल्दी, सस्ता तथा समान न्याय प्राप्त हो, ऐसे संविधान के उद्देश्य सिद्ध हो। जहाँ पर कार्यपालिका तथा जागृत विधायिका हो, वहाँ पर न्यायतंत्र का हमेशा सक्रिय रहना आवश्यक है। लेकिन कई बार कार्यपालिका तथा प्रशासकीय कार्यपालिका की निष्क्रियता एवं गैर मौजूदगी के कारण तथा विधायिका की निरंकुशता के परिणाम स्वरूप जागृत, निडर, स्वतंत्र, निष्पक्ष ऐसी न्यायपालिका महत्वपूर्ण न्यायिक सक्रियता दिखाती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जहाँ पर कार्यपालिका तथा जागृत विधायिका हो, वहाँ पर न्यायतंत्र का हमेशा सक्रिय रहना आवश्यक है। और लेकिन जो है कई बार यहाँ पे कार्यपालिका तथा प्रशासकीय कार्यपालिका जो है उसकी निष्क्रियता एवं गैर जिम्मेदारी के कारण तथा विधायिका की निरंकुशता जो होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जागृत और निडर, स्वतंत्र, निष्पक्ष ऐसे न्यायपालिका जो है वह महत्वपूर्ण न्यायिक सक्रिय दिखाती है। अब आगे हमें जो है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके विषय में बताया गया है। देश की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह दिल्ली में स्थित है। भारत के सभी दीवानी और फौजदारी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उसकी सहायता करने का कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 28 अन्य न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या में संसद परिवर्तन कर सकती है, परंतु राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य का बोझ बढ़ गया है, तो वह संविधान की सत्ता के अनुसार जो है एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता सीनियरिटी के आधार पर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श करके की जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि देश की न्याय व्यवस्था में जो है सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार यह जो है देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और यह दिल्ली में स्थित है। भारत के सभी दीवानी और फौजदारी न्यायालय जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जो है उनकी सहायता करने का कार्य करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में जो है एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा उनके अलावा जो है 28 अन्य न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान जो है वह हमारे संविधान में किया गया है। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो सदस्य है उनकी संख्या जो है उसमें वह जो है संसद जो है वह परिवर्तन भी कर सकती है कि यहाँ पे जितने सदस्य हैं उनसे कम अधिक कर सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगे है कि किसी जो है कारणवश न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कार्य का जो बोझ है वह बढ़ गया है, अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए, तो उस जो है संविधान की सत्ता के अनुसार वह जो है राष्ट्रपति वह एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो है न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता जो है वह उनकी सीनियरिटी के आधार पर की जाती है और मुख्य न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह मुख्य न्यायाधीश जो होता है उनकी जानकारी के साथ तथा उनके साथ जो है वाद विमर्श, विचार विमर्श वगैरह करके की जाती है। उसके बाद आगे हमें बताया है योग्यताएं कि मतलब इसके लिए जो है योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति, तो वह व्यक्ति जो है जो कि अगर यहाँ पे न्यायाधीश की तरह चुना जाए तो वह व्यक्ति सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक वह कार्य करने का अनुभव अथवा तो जो है किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील के रूप में वकालत का अनुभव होना
चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया कि सबसे पहले जो है व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में जो है वह भारत के उच्च न्यायालय में जो है वहाँ पे 5 वर्ष तक उस व्यक्ति ने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, ऐसा उसका अनुभव होना चाहिए। तथा किसी भी उच्च न्यायालय में जो है कम से कम 10 वर्ष तक उसने वकील के रूप में कार्य किया, उसका अनुभव वकालत में होना चाहिए। उसके बाद आगे है राष्ट्रपति के मतानुसार वह प्रसिद्ध न्यायविद तथा प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ होना चाहिए। इसकी उम्र जो है 65 वर्ष या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राष्ट्रपति के अनुसार जो है वह जो न्यायाधीश है वह प्रसिद्ध न्यायविद होना चाहिए तथा वह जो है कानून के विशेषज्ञ होना चाहिए और उसकी उम्र जो है 65 वर्ष या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की आयु सीमा 65 वर्ष से वहाँ तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है कानून बनाया गया है उसके अनुसार जो न्यायाधीश होता है उसकी आयु सीमा जो है 65 वर्ष निश्चित की गई है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र का जो है व्यक्ति वह नहीं होना चाहिए। आगे कार्यकाल। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष आधारित की गई है, जबकि संसद कानून का निर्माण करके आयु सीमा में परिवर्तन कर सकती है। सेवानिवृत्ति होने के बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, लेकिन असाधारण संयोग या प्रसंगों में जांच के लिए नियुक्ति की गई जांच समिति का कार्य कर सकता है। अगर निवृत्ति से पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम हो तो स्वेच्छा से राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अयोग्यता, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार तथा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन जैसे आक्षेपों के आधार पर उसके विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव की कार्यवाही द्वारा उसे उसके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की कार्यवाही इस प्रकार की है। संसद के दोनों सदनों में उनके कुल सदस्यों की बहुमति तथा उसके सदन में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले कम से कम 2/3 यानी कि 2/3 सदस्यों की बहुमति से पारित निवेदन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के आधार पर न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद न्यायाधीश के अनुशासनहीनता से संबंधित प्रस्ताव जो है वह प्रस्तुत करने के लिए, जांच की कार्यवाही तथा उसके आरोप सिद्ध करने के लिए कार्यवाही का नियमन करेगी। संबंधित न्यायाधीश को संसद में उपस्थित रहकर अपने बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति पद और गोपनीयता तथा संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवाता है तथा उन्हें प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें जो है न्यायपालिका का जो कार्यकाल है उसके विषय में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष निश्चित की गई है, जबकि संसद जो है कानून का निर्माण करके आयु सीमा में जो है परिवर्तन कर सकता है और सेवानिवृत्ति होने के बाद वह जो है भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन कई असाधारण संयोगों में या प्रसंग में जो है वहाँ पे जांच करने के लिए वह नियुक्त की गई जो समिति है उस समिति में वह कार्य कर सकता है। और अगर निवृत्ति से पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में जो है असक्षम हो तो वह व्यक्ति जो है स्वेच्छा से राष्ट्रपति को जो है लिखित त्यागपत्र देकर अपने उत्तरदायित्व जो है उससे वह मुक्त हो सकता है। और उसके बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में जो है वह अयोग्यता, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार तथा संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन जैसे आक्षेपों के आधार पर जो है उसके विरुद्ध जो है संसद में महाभियोग के प्रस्ताव का कार्यवाही द्वारा उसे उस पद से बर्खास्त किया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव कार्यवाही इस प्रकार की है कि उसमें जो है संसद के दोनों सदनों में उनके कुल सदस्यों की बहुमति जो है तथा उस सदन के उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले जो है कम से कम 2/3 सदस्यों की बहुमति से वह पारित निवेदन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के आधार पर न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। और संसद न्यायाधीश के अनुशासनहीनता से संबंधित प्रस्ताव पारित करने के लिए जो है जांच की कार्यवाही तथा आरोप सिद्ध करने की कार्यवाही का नियमन कर सकती है।
और संबंधित न्यायाधीश को संसद पर उपस्थित रहकर अपने बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनको पद ग्रहण करने के लिए जो है पूर्व राष्ट्रपति पद पर जो है वह व्यक्ति राष्ट्रपति जो है उनको गोपनीयता तथा संविधान के प्रति वफादार की शपथ दिलवाता है तथा उन्हें जो है प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाते हैं।